गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं भवानी शंकर पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, एसबीडी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार सर। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान हमारा आमने सामने क्लासेस ले पाना अभी पॉसिबल नहीं है। इसी कारण से ये यूट्यूब चैनल मैं शुरू करने जा रहा हूँ। बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये पहला लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। आपका एक पेपर है आनुवंशिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले मैं आनुवंशिकी विषय पर कुछ व्याख्यानमालाएं रिकॉर्ड करूंगा। आज इसका पहला जो व्याख्यान मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, इसमें हम आनुवंशिकी एक सामान्य परिचय, आनुवंशिकी के बारे में कुछ जनरल डिस्कशन करेंगे, उसका एक परिचय जानेंगे, जेनेटिक्स एंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आनुवंशिकी क्या है, व्हाट इज जेनेटिक्स। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की एक वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। अर्थात किस प्रकार से लक्षण अपने माता पिता से संतति की ओर स्थानांतरित होते हैं, इस दौरान किस प्रकार से जो जीन है वो अंतःक्रिया करते हैं, वातावरण का क्या प्रभाव रहता है, और जीन अंतःक्रिया के कारण या दूसरे अन्य कारकों के कारण किस प्रकार से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। कोई भी संतान बिल्कुल अपने माता पिता के कॉपी नहीं होती है, उसमें कुछ विभिन्नताएं होती हैं, कुछ लक्षण उसके पिता के होते हैं, कुछ माता के होते हैं, कुछ अन्य मध्यवर्ती लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये सब प्रक्रियाएं कैसे होती हैं, इन सब के बारे में हम जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत चर्चा करते हैं वो आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहलाती है। एक दूसरा शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, उपयोग में लाते हैं, हेरिडिटी, या जिसको वंशानुगति कहते हैं। तो वंशानुगति से तात्पर्य है कि लक्षणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया, अर्थात लक्षण किस प्रकार स्थानांतरित होते हैं, वो जब हम केवल उसी की चर्चा करते हैं तब हम हेरिडिटी कहते हैं। लेकिन जेनेटिक्स इट इज़ ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डिस्कस अबाउट हेरिडिटी। हम वंशानुगति के बारे में पूर्ण चर्चा करते हैं, लक्षण किस प्रकार से परिवर्तन हो जाते हैं, वातावरण का क्या रोल रहता है, वो सारी प्रक्रिया जब हम अध्ययन करते हैं तो आनुवंशिकी के अंतर्गत करते हैं। तो आनुवंशिकी कुल मिला के हम कहें तो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें लक्षणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं आनुवंशिकी का महत्व क्या है एक व्यक्ति के लिए, एक समाज के लिए, या फिर विज्ञान के लिए। आनुवंशिकी के क्या इंपॉर्टेंस हैं, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स। अगर हम बात करें एक व्यक्ति के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए आनुवंशिकी क्या महत्व रखती है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो मनुष्य है या कोई भी अन्य कोई प्राणी है या पादप है, उसके जितने भी मूलभूत लक्षण हैं, जैसे एक मनुष्य की बात करें तो हमारी ऊंचाई, वजन, हमारे बालों का रंग, हमारे त्वचा का रंग, हमारी बुद्धिमत्ता, यहाँ तक कि हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व कहीं ना कहीं जीनों द्वारा नियंत्रित है। और ये जीन हमारी कोशिकाओं में उपस्थित जो गुणसूत्र हैं उस पर पाए जाते हैं। यही जीन हमें अपने माता पिता से प्राप्त हुए हैं। तो आनुवंशिकी के कारण ही हमारा एक व्यक्तित्व है, हमारी एक पर्सनैलिटी है, हम एक सारे करैक्टर्स जो हम वहन करते हैं वो उन्हीं आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रण करने वाले जीन्स के कारण हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का जो संपूर्ण व्यक्तित्व आनुवंशिकी के कारण ही है। एक समाज के रूप में देखें तो समाज कुछ लोगों का एक समूह होता है। तो आज आनुवंशिकी ने अपने क्षेत्र में बहुत सारी तरक्की की है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के आ जाने के बाद में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहे हैं। तो समाज के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ तक हम बात करें एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, तो प्रारंभ में जब विभिन्न जो जानवर हैं या फसलें हैं उनका घरेलूकरण किया गया तो वह आनुवंशिकी के सिद्धांतों के आधार पर ही था। कुछ अच्छे लक्षणों वाले पादपों के बीज एकत्रित किए गए, उन्हें बोया गया, उसमें जो अच्छे लक्षणों वाले जो पादप थे उनको छांटा गया, उनके बीज एकत्रित किए गए। तो वो प्रक्रिया कहीं ना कहीं आनुवंशिकी के सिद्धांतों पर आधारित थी। वर्तमान क्षेत्र में ऐसे कीट प्रतिरोधी और दूसरे विभिन्न रोगों के प्रति प्रतिरोधी पादपों का निर्माण किया जा रहा है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण पॉसिबल है। विभिन्न प्रकार की ड्रग्स और मेडिसिन के निर्माण के क्षेत्र में आनुवंशिकी का योगदान है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आने के बाद में विभिन्न मानव उपयोगी पदार्थ जैसे इंसुलिन हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, इनके जीन्स को बैक्टीरिया के साथ जोड़ दिया जाता है, बैक्टीरिया को कल्चर करवाया जाता है और उससे वो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। अनेक रोगों के निदान और उपचार में आनुवंशिकी का योगदान है। अनेक रोग आनुवंशिक होते हैं, जैसे हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है,
ये आनुवंशिक रोग हैं, उनकी पहचान और उनकी वंशानुगति किस प्रकार से हो रही है, वो अप्रभावी गुणसूत्र पे उपस्थित हैं या प्रभावी गुणसूत्र पे उपस्थित हैं, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों में उस रोग के होने की क्या संभावना है, इस सब के बारे में हम आनुवंशिकी के अंतर्गत चर्चा करते हैं। और इस पर्टिकुलर रोग को पहचान कर उसके उपचार के लिए ट्रीटमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो आनुवंशिकी के क्षेत्र में आता है। जीन थेरेपी एक बहुत ही एडवांस तकनीकी आ चुकी है जिसके द्वारा उस पर्टिकुलर जीन को हटा दिया जाता है जो किसी रोग के लिए उत्तरदायी होता है और उसके स्थान पे नया जीन ऐड कर दिया जाता है, तो वह रोग फिर उस व्यक्ति में नहीं होता। तो जीन थेरेपी अमेरिका में सबसे पहले किया गया। ये काफ़ी एडवांस जो टेक्नोलॉजी जो आनुवंशिकी के क्षेत्र में आ चुकी है। तो इस प्रकार से एक समाज के लिए, एक सोसाइटी के लिए आनुवंशिकी का बहुत बड़ा योगदान है। कई अन्य रोग हैं जैसे हाइपरटेंशन है, मधुमेह है और थायराइड की प्रॉब्लम है, ये भी कहीं ना कहीं आनुवंशिकी से संबंधित है, मोटापा है जैसे। तो इससे आगे संभावना व्यक्त की जा सकती है कि उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है उस रोग की, और उस फैमिली हिस्ट्री के आधार पे भविष्य में जो नई संतान होंगी, लड़की में या लड़के में उस रोग होने की क्या संभावना है, इन सब के बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो हम आनुवंशिकी की ही बात करते हैं। एक बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए या जीव विज्ञान के क्षेत्र में आनुवंशिकी का क्या महत्व है, तो जीव विज्ञान की जो विभिन्न ब्रांचेज हैं, जो विभिन्न शाखाएं हैं, वो कहीं ना कहीं आनुवंशिकी से ही जुड़ी हैं। जैसे हम बात करें इवोल्यूशन या उद्विकास की, तो इवोल्यूशन क्या है एक्चुअल में? इवोल्यूशन विभिन्नताओं युक्त नई संततियों की उत्पन्न होने की प्रक्रिया ही उद्विकास है, और ये विभिन्नताएं कहीं ना कहीं जीन में परिवर्तन के कारण या जीनों के विभिन्न प्रकार के संयोजनों के कारण उत्पन्न होती हैं। तो उद्विकास की जो आधारशिला है वो विभिन्नताओं को उत्पन्न होना है, और विभिन्नताओं की जब हम बात करते हैं तो आनुवंशिकी की बात करते हैं। तो उद्विकास भी आनुवंशिकी से जुड़ा हुआ है। जीव विज्ञान की दूसरी शाखा परिवर्धन जैविकी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत हम जानते हैं कि एक जाइगोट जब बनता है एक शुक्राणु और अंडे के संयोजन से, जिसमें आधे गुणसूत्र माता से अंडे के रूप में प्राप्त होते हैं, आधे गुणसूत्र शुक्राणु से पिता के प्राप्त होते हैं। उसके बाद में जाइगोट बनता है और जाइगोट से कोशिका विभाजन शुरू होते हैं, क्लीवेज होते हैं, मोरुलावस्था, ब्लास्टुला, गेस्टुला, फिर अंग निर्माण और एक पूरे भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? ये जीन्स के नियंत्रण में होती है। कोई जीन किसी कोशिका में कब स्विच ऑन होता है, कब स्विच ऑफ होता है, ये पूरा एक सिस्टम है जो पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम है। तो ये जीन्स के नियंत्रण में होता है। और जीन्स की जब हम चर्चा करते हैं तो हम आनुवंशिकी की बात करते हैं। कोई लक्षण कब प्रकट होना है, कौन सा लक्षण कहाँ प्रकट होना है, आँख पर्टिकुलर स्थान पे आँख बनती हैं, नाक कहाँ बनना है, किस प्रकार का बनना है, ये सारी चीज़ें जीन्स के नियंत्रण में होती हैं। तो ये आनुवंशिकी से जुड़ी हुई बातें हैं। प्राणी व्यवहार की अगर हम बात करें, एनिमल इथोलॉजी, तो प्राणी का जो व्यवहार, जितने भी एनिमल्स किस प्रकार से उसका व्यवहार, खाने के लिए वो किस प्रकार व्यवहार करते हैं, जब वो पानी पीते हैं तो किस प्रकार पीते हैं, उसका सेक्स ओरिएंटेशन किस प्रकार से होता है, लैंगिक व्यवहार कैसे होता है, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर अंतर्जात उपस्थित होती हैं जो अपने माता पिता से या अपनी पीढ़ियों से प्राप्त करते आए हैं। तो वो सब चीज़ें जीन्स के नियंत्रण में हैं। तो वो सब बातें आनुवंशिकी से संबंधित हैं। पारिस्थितिकी ही जीव विज्ञान की एक शाखा है, इकोलॉजी, वो भी कहीं ना कहीं जेनेटिक्स से जुड़ी हुई है। कोई पादप या कोई प्राणी किस प्रकार के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है, वहाँ किस प्रकार वो अपना भोजन प्राप्त करता है, किस प्रकार उसका हैबिट होता है, कैसा उसका हैबिटाट होता है, वो सारे उसके आनुवंशिक मेकअप पे निर्भर करता है। टेक्सोनोमी ये जीव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों को उसके विभिन्न लक्षणों के आधार पे, उसमें समानताओं और असमानताओं के आधार पे विभिन्न वर्गों में या ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो ये जो लक्षण हैं जिनको की करेक्टर्स कहते हैं, जिसके आधार पे हम उसका वर्गीकरण कहते हैं, वो की करेक्टर्स उनके जीन्स के नियंत्रण में हैं। एक प्राणी स्तनधारी क्यों है, एक प्राणी रेप्टाइल क्यों है, वो उसके आनुवंशिक मेकअप पे निर्भर करता है। तो जीव विज्ञान की हर कोई ब्रांच किसी न किसी रूप में आनुवंशिकी से जुड़ी हुई है। तो आनुवंशिकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में हम थोड़ा आगे और चर्चा करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्पना है जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन, आनुवंशिक विविधता और उद्विकास। आज हम देखते हैं कि पृथ्वी पे विभिन्न प्रकार के पादप, जंतु, कवक, शैवाल
बैक्टीरिया, विभिन्न प्रकार के जीव उपस्थित हैं और एक इतनी विशाल और एक हक डाइवर्सिटी उपस्थित है। लेकिन इतनी विशाल विविधता होने के बावजूद भी सभी जीवों में कुछ न कुछ मूलभूत समानताएं हमें दिखाई देती हैं। उन मूलभूत समानताओं की अगर मैं चर्चा करूं तो उसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं जीनोम की। कोई भी प्राणी, चाहे वो एक बैक्टीरिया हो या एक मानव है या एक विशाल हाथी या एक बरगद का पेड़ है, उसका एक अपना आनुवंशिक दिशा निर्देश लिए हुए एक सेटअप है जिसको जीनोम कहते हैं। जैसे मैं बात करूं मनुष्य की, तो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 23 गुणसूत्र पेरेंटल होते हैं और पैटर्नल होते हैं और 23 गुणसूत्र मैटरनल होते हैं। यानी 23 गुणसूत्र हमने अपने पिता से प्राप्त किए हैं, 23 अपने माता से। तो एक अगुणित गुणसूत्रों का जो सेट है वो हमारा जीनोम कहलाता है, जिसमें हमारे सभी लक्षणों के लिए उत्तरदायी जीन्स उपस्थित हैं। यानी जीनोम किसी जीव के आनुवंशिक निर्देशों का एक पूर्ण सेट है, वो सभी जीव में पाया जाता है। तो जीनोम का पाया जाना ये बताता है कि हमारा जो प्रत्येक जो जीव है उसकी उत्पत्ति या उसका कोई कॉमन पूर्वज कहीं ना कहीं कोई एक ही कोशिका रही है। आनुवंशिक पदार्थ सभी में डीएनए होता है, अथवा कुछ मामलों में वो वायरस की बात करें तो आरएनए हो सकता है। लेकिन अगर वायरस को छोड़ दिया जाए तो सभी जो प्राणी हैं उसमें मूल जो आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए है, एक बैक्टीरिया से लेकर एक मनुष्य तक। वही डीएनए फिर आरएनए का निर्माण करता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो डीएनए अथवा आरएनए एक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाना मूलभूत समानता में आता है। कोडिंग सिस्टम आगे हम डिस्कस करेंगे, या हम पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं कि हमारे डीएनए में डीएनए जो है वो 3 चीज़ों से बना है, नाइट्रोजन क्षार, फॉस्फेट और शर्करा। नाइट्रोजन क्षार में विभिन्नताएं उपस्थित होती हैं। 4 प्रकार की नाइट्रोजन क्षार डीएनए में पाई जाती हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वेनिन। इन नाइट्रोजन क्षार के विशेष क्रम के कारण ही विशेष प्रकार के कोडोन बनते हैं। 3 नाइट्रोजन क्षार को मिला के एक कोडोन या आनुवंशिक कूट कहलाता है। ये आनुवंशिक कूट एक बैक्टीरिया से लेकर एक मनुष्य तक सभी में ये कमोबेश समान है। यानी जैसे मान लें हम बात करें AUG एक आनुवंशिक कूट है, तो वो मेथियोनिन नामक एमिनो अम्ल को कोड करता है। तो वो एक बैक्टीरिया में भी मेथियोनिन को करेगा, एक हाथी में भी करेगा, एक पेड़ में भी करेगा, एक कवक में भी। तो वो हालांकि इसमें कुछ अपवाद पाए जाते हैं जिनको आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो आनुवंशिक कूट हैं, वो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट यूनिवर्सल हैं। तो आनुवंशिक कूट का ऑलमोस्ट यूनिवर्सल होना ये कहीं ना कहीं इंगित करता है कि हमारा कोई कॉमन पूर्वज है वो एक रहा है। प्रतिलिपिकरण, अनुलेखन व अनुवादन, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड जीन रेगुलेशन, ये प्रक्रियाएं कमोबेश सभी में समान रूप से दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी जीवों की उत्पत्ति किसी एक कॉमन पूर्वज से हुई है, जो बाद में धीरे धीरे उद्विकास की प्रक्रिया के दौरान और विभिन्न प्रकार के वातावरण में रहने से उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं का उस वातावरण के साथ सामंजस्य के कारण अलग अलग जीवों का, अलग अलग जीव जातियों का विकास हुआ है। यही उद्विकास की प्रक्रिया है। उद्विकास को अगर हम समझें तो वह 2 पदों में संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। पहली बात तो आनुवंशिक रूप से विभिन्न जीवों का यादृच्छिक रूप से उत्पन्न होना। जब भी कोई जीव प्रजनन करता है तो प्रजनन के दौरान सामान्यतः अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान हमें पता है क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, जिसमें समजात गुणसूत्रों के मध्य जीन्स का आदान प्रदान होता है। उसके बाद में मेंडल का हम जानते हैं स्वतंत्र अपयून का नियम। उस दौरान मियोसिस फर्स्ट के दौरान जब गुणसूत्र मेटाफेज प्लेट पे अरेंज होते हैं तो उनका अरेंजमेंट बिल्कुल रैंडम होता है, यादृच्छिक होता है। तो वो गुणसूत्र जब आगे मेटाफेज के बाद में एनाफेज अवस्था में जब प्रवेश करती है कोशिका, तो गुणसूत्र विभिन्न जो अपोजिट पोल्स हैं उसकी तरफ गमन करते हैं। तो 23 गुणसूत्र एक पोल की तरफ जाते हैं, 23 गुणसूत्र दूसरी पोल की तरफ। तो ये जो गुणसूत्रों का जो विसंयोजन है ये काफ़ी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण कारण है। इसके साथ ही जीवों में लगातार आनुवंशिक पदार्थ में उत्परिवर्तन होते रहते हैं, जो ऋणात्मक या धनात्मक प्रकार के या हानिकारक या लाभदायक हो सकते हैं। तो इन सभी प्रक्रियाओं के कारण एक जो नई संतति पैदा होती है वो अपने माता पिता के बिल्कुल समान नहीं होती, वो थोड़ी भिन्न होती है। और ये प्रक्रिया
बहुत ही प्राचीन काल से या शुरू से ही जीवन के जो उत्पत्ति हुई उससे लेकर अब तक चलती आ रही है। तो इस दौरान विभिन्न प्रकार के लक्षणों वाले जीवों की उत्पत्ति हुई है। तो पहला जो विकास का जो प्रथम पद है वो आनुवंशिक रूप से भिन्न संततियों को उत्पन्न होना है। उसके बाद में जो आनुवंशिक रूप से भिन्न भिन्न प्रकार की जो संततियां होती हैं उसके जो गुण उनमें उपस्थित हैं वो अपने वातावरण के साथ किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं। अगर लाभदायक गुणों वाली संततियां हैं तो वो अपने वातावरण के प्रति ज़्यादा अनुकूलित होंगी, उनकी प्रजनन की क्षमता ज़्यादा होगी, वो आगे ज़्यादा प्रजनन करेंगी, उनकी संततियां ज़्यादा होंगी, उनका आनुवंशिक पदार्थ आगे नई संतति में ज़्यादा जाएगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वो लाभदायक गुणों वाली संततियों की संख्या बढ़ती जाएगी और जो हानिकारक लक्षणों वाले या कम लाभदायक लक्षणों वाले जो जीव हैं उनका रेशियो धीरे धीरे कम होता जाएगा और कालांतर में एक नई जाति स्थापित हो जाएगी या फिर एक ही जाति से दो अलग अलग जातियां या दो से अधिक अलग अलग जातियां बनती जाएंगी। तो ये उद्विकास की जो प्रक्रिया है इन दो पदों में संपन्न होती है जो आनुवंशिकी से संबंधित है। तो हम यहाँ पर इस महत्वपूर्ण संकल्पना को हमने समझा है जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन, यानी किस प्रकार से आनुवंशिक विविधताएं उद्विकास का कारण होती हैं। इसके बाद में मैं थोड़ा आगे चर्चा करता हूँ डिविजन्स ऑफ जेनेटिक्स। अगर हम आनुवंशिकी को पूरा डिटेल में पढ़ना चाहें तो आनुवंशिकी को हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। उसको स्टडी को समझने के लिए, उसको इजी वे में समझने के लिए आनुवंशिकी को 3 अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें पहली है क्लासिकल और ट्रांसमिशन और मेंडेलियन जेनेटिक्स, दूसरा है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, तीसरा है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पहली क्लासिकल या चिरसम्मत या मेंडेलियन आनुवंशिकी, इसकी बात करते हैं हम। जॉन ग्रेगर मेंडल के बारे में हम परिचित हैं, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। आनुवंशिकी के मूलभूत सिद्धांत या नियम सर्वप्रथम इन्होंने प्रतिपादित किए थे। तो जब हम मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करते हैं तो आनुवंशिकी के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं या मूलभूत जो नियम हैं उनकी चर्चा करते हैं। किस प्रकार से गुणसूत्र या जो जीन हैं वो लक्षणों का नियंत्रण करते हैं, आगे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जीन के बीच में किस प्रकार के इंटरेक्शन होते हैं, जीन के विभिन्न फॉर्म्स जिसको हम एलील्स कहते हैं, एलील्स के बीच में किस प्रकार के इंटरेक्शन होते हैं जिसमें प्रभाविता, सह प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता आदि संकल्पनाएं आती हैं। एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन की प्रवृत्ति एक साथ जाने की होती है जिसको सहलगनता या लिंकेज कहते हैं, लेकिन क्रॉसिंग ओवर के दौरान उनमें भी जीन विनिमय हो सकता है। तो किस प्रकार से क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय लिंकेज को प्रभावित करता है। तो ये सारे जो बेसिक जो चीज़ें हैं आनुवंशिकी की, उनका अध्ययन हम क्लासिकल जेनेटिक्स या मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंतर्गत करेंगे। दूसरा जो आनुवंशिकी का जो विषय है वो है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स या आणविक आनुवंशिकी। हम ये जानते हैं कि प्रत्येक जो लक्षण है वो जीन के नियंत्रण में है और जीन वास्तव में एक डीएनए का छोटा सा भाग है जो किसी एक विशेष प्रकार के आरएनए का निर्माण करता है अथवा किसी प्रोटीन का निर्माण करता है अथवा वह किसी लक्षण के लिए उत्तरदायी है। और डीएनए एक्चुअल में क्या है? डीएनए एक मॉलिक्यूल है और डीएनए किस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण करता है उसका एक सेंट्रल डोग्मा हम जानते हैं। डीएनए आरएनए बनाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए या अन्य दूसरे आरएनए, वो सभी डीएनए के छोटे से खंड से बनते हैं। वो आरएनए मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, यानी डीएनए में उपस्थित सूचनाएं मैसेंजर आरएनए के रूप में कॉपी हो जाती हैं। वो मैसेंजर आरएनए साइटोसोल में जाके उसका प्रोटीन के रूप में ट्रांसलेशन करता है। तो जब हम इन मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, यानी हम डीएनए, आरएनए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम जो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को रेगुलेट करते हैं और उससे बनने वाले प्रोटीन्स, जब हम इन सब मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की चर्चा करते हैं। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या है? इट इज ए स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर इंटरफेयर इन द जेनेटिक्स, यानी आनुवंशिकी के अंतर्गत भाग लेने वाले जो मॉलिक्यूल्स डीएनए, आरएनए या प्रोटीन्स हैं उनकी जब हम बात करते हैं तो वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है। तीसरा है पॉपुलेशन जेनेटिक्स या समष्टि आनुवंशिकी। तो वास्तव में पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। जब हम केवल एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो वो एक व्यक्तिगत है, लेकिन जब हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जैसे एक मानव समष्टि की बात करते हैं तो एक समष्टि के अंतर्गत उसके अंदर किस प्रकार से चेंजेज आते हैं, वो समष्टि में किस प्रकार से लक्षणों में परिवर्तन आते हैं, वो अपने वातावरण के साथ किस प्रकार से अनुकूलन स्थापित करती है और उद्विकास
का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन सब बातों की चर्चा हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। कौन से ऐसे लक्षण हैं जो पॉपुलेशन में उपस्थित हैं और उन लक्षणों की आगे भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, वो पॉपुलेशन किस दिशा की ओर जा रही है, उसकी जन्म दर क्या है, उसकी मृत्यु दर क्या है, वो सारी चीज़ें हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। दूसरे विभिन्न तरीकों से भी जेनेटिक्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे अगर हम केवल क्रोमोसोम की बात करें तो वो क्रोमोसोमल जेनेटिक्स हो जाती है। जब हम जेनेटिक्स की जैव रसायन की बात करें, उसकी बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिकल जेनेटिक्स कह सकते हैं। जब गुणात्मक लक्षणों की बात करें तो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स कह दिया जाता है। तो इस प्रकार से दूसरे विभिन्न तरीकों से भी, जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफाई करके हम बात करते हैं तो बैक्टीरियल जेनेटिक्स हो सकता है, ह्यूमन जेनेटिक्स, या हम कह सकते हैं प्लांट जेनेटिक्स। तो वो पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनिज्म के बेस पे भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो कई तरीके हैं जेनेटिक्स को क्लासिफाई करने के, लेकिन बेसिकली हम उसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं। आनुवंशिकी का अध्ययन जब हम करते हैं तो प्रत्येक एक जीव पे उसका अध्ययन करना संभव नहीं है। तो इसके लिए कुछ ऐसे मॉडल ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई किए गए हैं या उन पे अध्ययन किया गया है, तो जिनको मॉडल आनुवंशिक जीव कहा जाता है। कुछ उनमें गुण हैं जिनके कारण उनको मॉडल ऑर्गेनिज्म माना जाता है आनुवंशिकी के लिए। जैसे उनका शॉर्ट जनरेशन टाइम, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तैयार होने में बहुत कम समय लगता है, उनको आसानी से मैनेज किया जा सकता है, मैनेजेबल नंबर में इनकी प्रोजेनी होती है, यानी संततियाँ कम होती हैं, लेबोरेटरी में भी इनको कल्चर किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे उसमें गुण हैं जिसके कारण इसको एक मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में इनका चयन किया गया है। यहाँ 6 मॉडल ऑर्गेनिज्म हैं जो विभिन्न ग्रुप से रिलेटेड हैं। पहला है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, फल मक्खी, जो इंसेक्टा में आता है, आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। मॉर्गन ने इन पे काफ़ी प्रयोग किए। लिंकेज की जो कॉन्सेप्ट है, क्रॉसिंग ओवर का जो कॉन्सेप्ट है, वो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे अध्ययन करने के आधार पे ही दिए थे। दूसरा है एस्चेरिचिया कोलाई, बैक्टीरिया है जो हमारी आंत में रहता है। एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं, इसका संपूर्ण जीनोम ज्ञात है, इसका क्रोमोसोम की साइज़ क्या होती है, कितने जीन होते हैं, कौन सा जीन कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, वो सारी चीज़ें अब तक जो ज्ञात हैं वो इसी बैक्टीरिया के बेस पर हैं। तीसरा है सी एलेगेंस, ये एक निमेटोड है, एक कृमि है, एस्केलमेंथीज में आता है सी एलेगेंस। फिर है रेब्ड तो ये सी एलेगेंस एक निमेटोड है। अरेबिडोप्सिस थेलियाना, ये एक प्लांट है। प्लांट के अंदर ज़्यादातर आनुवंशिक जो जानकारियाँ हैं वो इसी पादप के बेस पर हैं। मस मस्कुलस, ये एक स्तनधारी है, चूहा, घरेलू चूहा। स्तनधारियों के बारे में अधिकतर जो अध्ययन है वो इसी पे किया गया है। सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, यीस्ट, जो कवकों के बारे में जो जानकारी, एकोसी के कवक है सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, शराब निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, किण्वन की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो आनुवंशिक जानकारियाँ, यीस्ट के क्रोमोसोम की साइज क्या है, एक यूकैरियोटिक मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में ये इसका अध्ययन किया जाता है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के रूप में इकोलाई बैक्टीरिया है, तो यूकैरियोट्स का जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है, जो सबसे सिंपल टाइप का एक कोशिकीय जो जीव है, वो सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी है। तो ये 6 मॉडल ऑर्गेनिज्म माने गए हैं या इनके बारे में सर्वाधिक अध्ययन अब तक किया जा चुका है। इसके अलावा कुछ और भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे न्यूरोस्पोरा एक कवक है, जेब्राफिश एक मछली है। जेब्राफिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है मानव के किसी रोग निदान में। जेब्राफिश आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। मानव स्वयं भी एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि मानव स्वयं के बारे में जानने में ज़्यादा इच्छुक रहता है, लेकिन कुछ ऐसी बाध्यताएं हैं या कुछ ऐसी सीमाएं हैं जिसको हम मानव पे प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक अपन स्वयं अपने बारे में जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, इसलिए मानव स्वयं एक आनुवंशिक मॉडल ऑर्गेनिज्म है। तो ये कुछ मॉडल ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद में अपन यहाँ पर चर्चा करूँगा मैं हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स। आनुवंशिकी का इतिहास क्या रहा है। आनुवंशिकी का इतिहास वैसे तो उतना ही पुराना है जितना मानव की बुद्धि या चेतना का इतिहास है। मानव ने जब से सोचना शुरू किया, उसने ये जरूर अनुभव किया कि जो
संतानें हैं वो अपने पिता के समान ही होती हैं, माता पिता के समान होती हैं। एक बकरी का बच्चा बकरी के जैसा ही होता है, एक शेर का बच्चा शेर के जैसा होता है, मानव की संतानें मानव जैसी होती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में या मस्तिष्क में एक विचार जरूर आया होगा। कुछ ऐसे माध्यम हैं जिसके द्वारा ये जो करैक्टर्स हैं वो आगे से आगे स्थानांतरित होते हैं। तो इसके बारे में जो पहले प्रमाण मिलते हैं वो पादपों व जानवरों का घरेलूकरण। मिडल ईस्ट में सबसे पहले ईरान, इराक, टर्की जो देश है वहाँ पे सबसे पहले घरेलूकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो यहाँ हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उनको एक थोड़ा बहुत आनुवंशिकी का ज्ञान जरूर रहा होगा। कुछ अच्छे लक्षणों वाले जानवरों को अलग करना या पादपों को अलग करना, उनसे संततियाँ, उनकी ब्रीडिंग करवा के उससे संततियाँ पैदा करना, फिर उनको छांटना, उनमें से अच्छे लक्षणों वाले जीवों को अलग करना। तो ये घरेलूकरण की प्रक्रिया एक आनुवंशिकी के ज्ञान की ओर एक संकेत करती है। प्राचीन हिंदू परंपरा में भी ऐसा ज्ञान रहा है। सगोत्र विवाह वर्जित थे और आज हम जानते हैं कि सगोत्र विवाह से कई ऐसे अप्रभावी जीन हैं जो रोग कारक हो सकते हैं या हानिकारक हो सकते हैं, वो समजात अवस्था में प्रकट हो जाते हैं, जिससे वो रोग उत्पन्न हो सकता है। इसलिए हिंदुओं में सगोत्र विवाह प्राचीन काल से ही वर्जित रहा है, उनको कहीं ना कहीं ऐसा ज्ञान रहा है। प्राचीन जो ग्रीक दार्शनिक थे उन्होंने आनुवंशिकी के क्षेत्र में या इस प्रकार के विषय के संदर्भ में, तो प्राचीन हिंदू परंपरा में भी ऐसा उनका विचार रहा है। ग्रीक दार्शनिकों की अगर हम बात करें तो ग्रीक दार्शनिकों में सबसे पहले एल्कमाइन का नाम आता है। उनका मानना था कि जब सीमेन का निर्माण होता है तो सीमेन का निर्माण मस्तिष्क से होता है। हालांकि इस प्रकार की जो धारणा है वो बिल्कुल अब मान्य नहीं है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं एक ऐसा विचार रखा कि मस्तिष्क से कुछ पदार्थ निकलते हैं जो सीमेन का निर्माण करते हैं। इसके बाद में इसी के बेसिस पे एक सिद्धांत दिया गया जिसको पेंजेनेसिस या पेंजीनवाद कहा जाता है। पेंजीनवाद को समर्थकों का मानना था कि जब सीमेन का निर्माण होता है तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कुछ ऐसे पदार्थ निकल कर आते हैं जो बॉडी के डिफरेंट करैक्टर्स को लेकर आते हैं और वो फिर मिक्सअप होके सीमेन का निर्माण करते हैं। वही सीमेन आगे जाके नई संतति का निर्माण में भाग लेता है। डार्विन स्वयं पेंजीनवाद के समर्थक थे और पेंजीनवाद भी ज़्यादा दिनों तक मान्य नहीं रहा। कहीं ना कहीं ये एक उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति के सिद्धांत का ही अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करता है। हालांकि डार्विन लैमार्कवाद के विरोधी थे, वो अलग बात है। लेकिन अरस्तु, उसके बाद में महान ग्रीक फिलोसोफर अरस्तु 384 से 322 बीसी जिनका हिस्ट्री रहा है, वो पेंजीनवाद को उन्होंने नकार दिया था। ना ही वो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति के सिद्धांत के समर्थक थे। तो अरस्तु इन सिद्धांत को नहीं मानते थे। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है। इसके बाद में कोशिका की खोज हुई। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा, कॉर्क की जो छाल, जो पादप, कॉर्क पादप की जो छाल थी उसमें कोशिका को देखने के बाद में एक जो सिद्धांत आया जिसको पूर्व रचनावाद कहा जाता है। पूर्व रचनावाद भी काफ़ी लोकप्रिय रहा। पूर्व रचनावादियों का जो मानना था कि अंडे अथवा शुक्राणु दोनों में एक सूक्ष्म जीव उपस्थित होता है। जैसे मनुष्य की बात करें तो उस सूक्ष्म जीव को उन्होंने होमनकुलस कहा। वो सूक्ष्म जीव उसमें पहले से विद्यमान होता है और बहुत ही सूक्ष्म रूप में होता है। जब अंडे और शुक्राणु का फ्यूजन होता है, वो मिलते हैं, तो उसके बाद में उस सूक्ष्म जीव में वृद्धि प्रारंभ होती है और वो अपने एक अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, वो आकार में बढ़ता जाता है। लेकिन उसमें मूलभूत जो संरचनाएं हैं वो पहले से विद्यमान होती हैं। अब पूर्व रचनावादियों में दो थे। कुछ लोगों का मानना ये था कि वो जो होमनकुलस है वो अंडे में होता है। ऐसे लोग, इस विचारधारा के समर्थन करने वाले ओविस्ट कहलाए। दूसरे जिनका मानना था कि वो शुक्राणु में होता है तो उनको स्पर्मिस्ट या शुक्राणुवादी कहा गया। बाद में इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो डिस्कार्ड हो गई, इनका सिर्फ ऐतिहासिक महत्व रह गया है। फिर एक मिश्रित वंशानुगति का सिद्धांत दिया गया। इसके समर्थकों का ये मानना था कि जो लक्षण होते हैं जो संतान में, वो पिता और माता के लक्षणों का मिक्सअप होते हैं। यानी जैसे पिता की आंखों का लक्षण या माता की आंखों का लक्षण मिक्सअप हो गए एक तीसरे प्रकार का ही उसका एक मिक्सचर बनता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। हाँ, आज हम जानते हैं कि जो लक्षण पिता का है तो वो संतान में या तो पिता के लक्षण के रूप में प्रकट होता है, अगर वो माता की तरफ से आ रहा है तो वो माता के लक्षण के रूप में प्रकट होता है। अधिकांश मामलों में ऐसा ही होता है। तो मिश्रित वंशानुगति का सिद्धांत भी ज़्यादा महत्व नहीं रखता। हालांकि अरस्तु ने अपने जीवन काल के दौरान ये कहा था कि लक्षण जो है वो माता और पिता दोनों से ही प्राप्त होते हैं। उसके बाद में ये तो कुछ प्राचीन एक दार्शनिकों की धारणाएं थी। आनुवंशिकी के क्षेत्र में
जो वैज्ञानिक अध्ययन की प्रक्रिया शुरू हुई उसमें सबसे पहले कोलड्यूटर का नाम आता है। कोलड्यूटर ने तंबाकू के पादप पर संकरण प्रयोग किए। उन्होंने तंबाकू के पादप का चयन किया, दो अलग अलग लक्षणों वाले पादपों के बीच में संकरण कराए, उसकी जो नई पीढ़ियाँ प्राप्त हुई उनका विश्लेषण किया। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी उनके साथ समस्या ये थी कि उन्होंने एक साथ कई कैरेक्टर्स का चयन कर लिया, तो अपने लक्षणों का अपने परिणामों का वो सही ढंग से विश्लेषण नहीं कर पाए। सांख्यिकी का उनको अच्छा ज्ञान नहीं था, इस कारण से उन अपने प्रयोगों में असफल रहे। लेकिन उन्हीं को फॉलो करते हुए जॉन ग्रेगर मेंडल, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, उन्होंने उद्यान मटर के पादप पे प्रयोग किए और बहुत ही व्यवस्थित और सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने कार्य किया। स्टैटिक्स का उनको अच्छा ज्ञान था, इसलिए वो अपने परिणामों को विश्लेषण कर पाए और उन्हीं परिणामों के आधार पर आनुवंशिकी के मूलभूत सिद्धांत उन्होंने दिए। मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंतर्गत हम इनका विस्तार से चर्चा करेंगे। स्लाइडेन और स्वान, जिन्होंने सेल थ्योरी दी, उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिका से ही होता है और नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से ही होती है। कोशिका है वो भी किसी जीव की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जिसको सेल थ्योरी कहा गया। स्लाइडेन और स्वान, रुडोल्फ विर्चोव का भी उसमें कुछ योगदान रहा, उन्होंने ये कोशिका सिद्धांत दिया। चार्ल्स डार्विन उद्विकास के इतिहास में काफ़ी चर्चित रहे। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, किस प्रकार से वातावरणीय संघर्ष के दौरान विभिन्नताएं, जो लाभदायक विभिन्नताओं वाले जीव हैं वही जीवित रह पाते हैं, वातावरण उनका चयन करता है, प्रकृति उनका चयन करती है, और वो जो चयन है जिसको नेचुरल सिलेक्शन की उन्होंने संज्ञा दी। और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जो काफ़ी पॉपुलर रही। हालांकि उनके जो साथी थे, दूसरे जो साथी उस दौरान थे, वेलेस, उन्होंने भी इसमें योगदान दिया, हालांकि वेलेस कहीं चर्चा में नहीं आए। वाल्टर फ्लेमिंग, जिन्होंने सबसे पहले समसूत्री विभाजन का अध्ययन किया, गुणसूत्र किस प्रकार से कोशिका विभाजन के दौरान अलग होते हैं, तो गुणसूत्रों के विभाजन किस प्रकार से होता है, वाल्टर फ्लेमिंग ने बताया। अगस्ट विजमान, लैमार्कवाद के जो सबसे प्रबल विरोधी थे वो अगस्ट विजमान थे। लैमार्क का मानना था कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव अपने जीवन काल में जिन लक्षणों को प्राप्त करता है वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी, आगे वाली पीढ़ियों में उसको स्थानांतरित करता है, जिसको उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत कहा गया, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अगस्ट विजमान ने चूहों पर प्रयोग किया, वो लगातार 20 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काटते रहे, लेकिन कोई भी चूहा बिना पूंछ वाला पैदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है, जीव है उसमें दो प्रकार के फ्लूइड्स होते हैं या दो प्रकार का द्रव्य होता है, एक सोमेटोप्लाज्म, दूसरा जर्म प्लाज्म। सोमेटोप्लाज्म में अगर कोई लक्षण विद्यमान है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होंगे, लेकिन अगर वो जर्म प्लाज्म में उपस्थित हैं तो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। आज हम जानते हैं कि हमारे शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कायिक कोशिकाएं और दूसरी जनन कोशिकाएं। तो जनन कोशिकाओं में उपस्थित लक्षण है या उन गुणसूत्रों पे उपस्थित जो जीन्स में जो लक्षण है वही आगे ट्रांसफर होते हैं शुक्राणु के रूप में या अंडे के रूप में। तो जर्म प्लाज्म का सिद्धांत विजमान ने दिया। मॉर्गन, आनुवंशिकी के क्षेत्र में मॉर्गन का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने सहलगनता का अध्ययन किया। ड्रोसोफिला जो फल मक्खी है उस पर उन्होंने प्रयोग किए और लिंकेज की थ्योरी दी, उसका आगे हम चर्चा करेंगे जब हम लिंकेज पढ़ेंगे। वाल्टर सट्टन ने गुणसूत्रों के ऊपर जीन की उपस्थिति होने को बताया कि जीन है वो गुणसूत्रों के ऊपर उपस्थित होते हैं। आनुवंशिकी के क्षेत्र में या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्षेत्र में एक सबसे बड़ा जो क्रांतिकारी जो खोज थी वो था डीएनए की संरचना या डीएनए की संरचना का मॉडल। वाटसन, क्रिक, फ्रैंकलिन और विल्किंस, इन चार वैज्ञानिकों ने डीएनए की त्रिविमीय संरचना का मॉडल सबसे पहले प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि डीएनए एक द्विरुज्जीकी होता है जिसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समानांतर उपस्थित होती हैं। इसके लिए वाटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज दिया गया था। फ्रैंकलिन की पहले मृत्यु हो गई थी और नोबेल प्राइज मृत्यु के बाद में नहीं दिया जाता। कैरीमुलिस पीसीआर की खोज की, अमेरिका में पीसीआर को खोजा गया, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, ये भी एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था या क्रांतिकारी खोज थी जेनेटिक्स के क्षेत्र में, जिसमें कुछ ही समय में या कुछ सेकंड्स में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए की हजारों प्रतिलिपियां तैयार की जा सकती हैं। पीसीआर का आज बहुत बड़ा योगदान है विभिन्न क्षेत्र में, मेडिकल साइंस में, फॉरेंसिक साइंस में पीसीआर का बहुत बड़ा योगदान है, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे।
इसके बाद में शिंगर और गिलबर्ट का नाम आता है डीएनए सीक्वेंसिंग या डीएनए अनुक्रमण। डीएनए में उपस्थित जो नाइट्रोजन क्षार हैं या जो कोडोन हैं उनका क्रम सीक्वेंस ज्ञात करना, उनका अनुक्रमण करना, ये सेंगर और गिलबर्ट ने इस क्षेत्र में कार्य किया था। 1996 में अमेरिका में जीन थेरेपी की गई किसी जेनेटिक्स ये क्षेत्र में, ये भी एक मील का पत्थर साबित हुआ। किसी रोग कारक जीन या हानिकारक जीन को हटा के उसके स्थान पे दूसरा जीन स्थापित कर देना जिससे वो रोग उसमें उपस्थित ना रहे, जीन थेरेपी कहलाता है। अमेरिका में ये 1996 में किया गया। उसके बाद में मानव के संपूर्ण जीनोम का अनुक्रमण कर लिया गया। 2003 में ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के रूप में ये सफल हुआ। और अब हमें ज्ञात है कि हमारे शरीर में या हमारे शरीर की कोशिकाओं में कितने जीन उपस्थित होते हैं, कौन सा जीन क्या प्रोडक्ट बनाता है, कौन सा कितना जो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो हेट्रोक्रोमेटिन के रूप में है, कितना यू क्रोमेटिन है, कितने प्रकार के आरएनए बनते हैं, ये सारी जो सूचनाएं हैं वो अभी संग्रहित हैं या हमें ज्ञात हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के रूप में। 2003 में ये कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आनुवंशिकी का इतिहास काफ़ी लंबा रहा है और विभिन्न कुछ वैज्ञानिकों को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। आगे हम जब और जेनेटिक्स के बारे में विभिन्न टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे तो वैज्ञानिकों की चर्चा करते जाएंगे। तो इन सभी वैज्ञानिकों के प्रयोगों के आधार पे, उनके योगदान के आधार पे एक आनुवंशिकी के क्षेत्र में काफ़ी कार्य हो चुका है और अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हैं, फ्यूचर की हम बात करें तो भविष्य में बहुत असीम संभावनाएं हैं। हो सकता है आने वाले समय में जैसे हम आधार कार्ड रखते हैं जिसमें हमारी कुछ बायोडाटा होता है, उसी प्रकार से एक जेनेटिक चिप भी हो सकती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी आनुवंशिक सूचनाएं उसके अंतर्गत रखे। हमें ये पता चल सके कि भविष्य में हमें इस रोग की होने की संभावनाएं है या हम इस प्रकार के इन्फेक्शन के प्रति सेंसिटिव हैं, हमारी संततियों में ये रोग हो सकते हैं। तो सारी आनुवंशिक सूचनाएं प्रत्येक व्यक्ति के पास हों, ऐसे भविष्य में संभावनाएं हैं। वर्तमान में आरएनए पे काफ़ी काम चल रहा है क्योंकि डीएनए है, वो जीन्स जो होते हैं वो आरएनए बनाते हैं। आरएनए का क्या रोल है कि विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने में या किसी पैथोजन के प्रति जो इम्यूनिटी है वहाँ पर आरएनए इंटरफेरेंस भी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो उनमें आरएनए का कहीं ना कहीं योगदान है। तो आरएनए की भूमिका पे काफ़ी काम चल रहा है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक नई ब्रांच है जिस बायो प्लस इन्फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। आनुवंशिकी से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं उसको कंप्यूटर में संधारित करना, कंप्यूटर में उसको संग्रहित करना और उसका विभिन्न उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करना, ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है। ये कंप्यूटर साइंस और जेनेटिक्स का एक मिला जुला रूप है। तो भविष्य में आनुवंशिकी के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं। या आनुवंशिकी के क्षेत्र में मैंने एक जनरल डिस्कशन किया। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना। अगर आप ऐसे ही और वीडियो सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।